एवरीवन वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज की सक्सेस स्टोरी, दो सक्सेस स्टोरी हैं। एक तो मेरी एक क्लोज फ्रेंड की है और एक है मेरी क्लाइंट की। तो मैं दोनों सक्सेस स्टोरी आपको सुनाती हूँ। एंड जो लोग कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में इतने सरकमटेंस हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो आज उन सबको सारे जवाब मिलने वाले हैं कि सरकमटेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती, सरकमटेंस जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम है आपके और आपके एसपी के बीच में, तो पूरी तरह सरेंडर करके उसको कैसे आप मैनिफेस्ट करें, ये सक्सेस स्टोरी उस रिलेटेड है। एक तो होता है कि हमें खुद पे बिलीव होता है, ठीक है, कि हमें खुद पे बिलीव है कि हम वो चीज़ कर लेंगे। दूसरी चीज़ होती है कि हमें यूनिवर्स पे या फिर अपने भगवान पे, जिस पे भी हम मानते हैं, उस पे बिलीव है। तो ये सक्सेस स्टोरी उसी से रिलेटेड है कि आप यूनिवर्स पे या फिर किसी भी गॉड पे, जो भी आपके ईस्ट हों, जिसकी आप सबसे ज़्यादा पूजा करते हो, जिससे आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपको फील होता है, उससे अपनी चीज़ें मैनिफेस्टेशन कैसे कंप्लीट करवा सकते हैं, उससे रिलेटेड है। तो ये सक्सेस स्टोरी मेरी एक क्लोज़ फ्रेंड की है, जो कि मेरे साथ बचपन से ही थी। लाइक हम लोग 8th 9th क्लास से साथ थे। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना कि लाइफ में हम मूव ऑन कर जाते हैं, लेकिन हमारी जो कोर, मतलब क्या कहते हैं उसे, बर्निंग डिज़ायर जो होती है, वो चीज़ अगर हमें नहीं मिलती तो हम उसमें ही लूप में फंसे रहते हैं। तो उसी से रिलेटेड है ये। तो एक्चुअली मेरी फ्रेंड है जो कि जिसको 12th के बाद किसी से प्यार हो गया था, बट बहुत सारी चीज़ें उसकी लाइफ में फिर क्रिएट होने लगी। ये अपने घर की इकलौती लड़की थी एंड 3 भाई थे, एंड सबसे बड़ी होने के कारण बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी थी। और जो कि उसकी फैमिली बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थी, मतलब लाइक कॉलेज से घर, घर से कॉलेज उसको छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट टाइप की। तो उसके चलते भी उसको किसी से हो गया। मतलब जब होने वाली चीज़ होती है ना, तो लाइक वो तो रास्ते बन जाते हैं कहीं ना कहीं से। तो जब स्टार्टिंग में तो सब कुछ सही था, सब कुछ सही हो रही थी, उसके पास मोबाइल भी नहीं था, फिर भी बात हो जाती थी उसके, जो कैसे भी करके अपने पेरेंट्स के फ़ोन से जैसे तैसे। बट धीरे धीरे वो सारी चीज़ इतनी ज़्यादा मैसिव हो गई ना कि मतलब उसकी फैमिली को पता चल गया। लाइक 6 महीने में ही उसकी फैमिली को पता चल गया था। एंड जो आप बोलते हैं ना, सर्कमस्टेंस हमारी लाइफ में इतना बड़ा है कि हम क्या करें, हम उससे बात नहीं कर पा रहे, उसकी फैमिली नहीं मान रही, और ये सारी चीज़। तो इस बंदी के जो पेरेंट्स थे, वो इतने ज़्यादा डेंजरस बोल सकते हैं ना कि लाइक उस लड़के पे बहुत ज़्यादा गलत केसेस कर दिए थे। लाइक हैरेसमेंट के, कि उनकी लड़की को, मतलब होता है ना कि अब मैं बहुत सारी चीज़ खुल के नहीं बता रही, बट हाँ, मतलब इस टाइप का केस भी कर दिया था कि किसी भी लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। समझ रहे हो आप? बहुत सारी चीज़ भी उस लड़के पे एलिगेशन सारे लगा दिए थे। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड ही समझ लो, बहुत ज़्यादा हम लोग साथ रहे हैं बचपन से, तो मुझसे वो हर चीज़ शेयर कर सकती थी। तो उस टाइम पे तो ऐसा था कि उसने, वो जो फेज़ था उसकी लाइफ में, वो सारी चीज़ जब चल रही थी, तो हमें ना लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें कुछ पता भी नहीं थे, और मेरी उससे इतनी बात नहीं होती थी। बस हाँ, हम कॉलेज एंड कोचिंग्स में हम लोग साथ पढ़ते थे, लेकिन ऐसा मेरे पास में मोबाइल नहीं था, तो उस टाइम भी इतना नहीं था। फिर हमारा ग्रेजुएशन वगैरह कंप्लीट हुए, हमारे और भी ज़्यादा अच्छे कॉन्टैक्ट हो गए। और ये होता है ना कि स्पिरिचुअल अगर आप हैं, तो आपको भी एक स्पिरिचुअलिटी कनेक्शन फ़ील होने लगता है जो लोग स्पिरिचुअल हैं उनसे। तो ऐसी ही चीज़ बनने लगी। वो भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी एंड मतलब ये सारी चीज़ें मानती थी, और मैं भी मानती थी। तो ऐसे ही हमारी एक दिन बात होने लगी कि मैं तो ये सारी चीज़ें करती हूँ, एंड ये फ़्लो में फिर उसके बाद हमारी कनेक्शन, हमारी जो दोस्ती था, बहुत ज़्यादा पक्की हो गई। तो उसने उस टाइम पे मुझे ये सारी चीज़ें बताई थी कि मेरे साथ ऐसा-ऐसा हुआ। तो मैंने कहा यार, उस टाइम तो मतलब जब उसके साथ ये सारी चीज़ हो रही थी, तो हम लोग कोचिंग में साथ पढ़ते थे, बट उस बंदी ने कभी भी अपने पेरेंट्स की कभी ना बुराई की, ना ही उसके फेस से लगता था कि वो इतनी सारी डिप्रेशन से गुजर रही है। बहुत ज़्यादा, मतलब उसकी लाइफ में इतने ज़्यादा सर्कमस्टेंस थे कि वो चल भी गई थी, और बहुत सारी चीज़ काम करने जाना पड़ता था, अपनी फैमिली के लिए पैसा कमा कर देना पड़ता था, और उसकी जितने पैसे वो कमाती थी सारी ले लिया करते थे उससे। बिल्कुल उसको 1 रुपया भी नहीं देते थे उसको। 24 घंटे में से कम वो
10-12 घंटे काम में ही निकाल रही थी। उसके बाद अपना थोड़ा बहुत स्टडी करती थी, स्टडी में भी काफ़ी अच्छी थी, मेरे से भी ज़्यादा अच्छी थी वो पढ़ाई में। जब उसकी फैमिली को पता चला एंड तो उस पे इतनी ज़्यादा और भी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन, लाइक उस पे एक तो लड़के पे ऐसा गलत सा केस कर दिया। ये समझ लो कि उस टाइम इतना पता नहीं था उसे कि केस क्या है, उसको ये भी नहीं पता था कि केस क्या है। उसकी फैमिली ने कोई एफआईआर लिखवा दी और बस उससे ये पूछा, उससे ये भी नहीं पूछा गया ये सही है गलत है, उसे पता ही नहीं था कि एफआईआर में क्या लिखा है और क्या चीज़ है, क्या मतलब उसके खिलाफ क्या लिखा है। तो बस उसने कहा कि हाँ ये सही है, मतलब उसकी गवाही ले ली गई थी। बोलते हैं ना कि लड़की की गवाही आखिरी गवाही होती है, तो जैसे लड़की बोलेगी अगर उसने हाँ बोल दिया तो फिर तो उस बंदे की खैर नहीं। पेरेंट्स को हम गलत भी नहीं बोल सकते, बट कुछ चीज़ें होती हैं ना कि यार बहुत ज़्यादा टॉक्सिक पेरेंट्स हमें मिल जाते हैं कभी कभी, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे ऐसे कितने क्लाइंट हैं, कितनी सारी लड़कियां मैंने ऐसी देखी हैं और बहुत सारे मेरे रिलेटिव ऐसे, मतलब कहीं ना कहीं लड़कियों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब उनको ऐसा गुलाम की तरह रखा जाता है। बहुत लोग देखे हैं मैंने इस तरीके के, बहुत ज़्यादा लड़कियां सफ़र करती हैं इन चीज़ों में। वही सारी चीज़ उसकी लाइफ में चल रही थी कि उसको बिल्कुल कुछ नहीं पता था और उस पर वो उसकी जो एसपी था उस पर केस कर दिया गया इस तरीके का। वो भी छोटा ही था, मतलब 12th के बाद ही उसको ये सारा, और तभी उस पर केस कर दिया गया उस तरीके का, मतलब ताकि उससे पैसे निकलवा सकें या फिर समझौता कर लें कुछ इस तरीके का। और फिर बहुत ज़्यादा चीज़ें गड़बड़ हो गई, मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब सिचुएशन हो गई कि फिर उससे बिल्कुल भी बात नहीं होती। फिर 2-2 महीने 3-3 महीने में बात होती थी और बहुत होता है ना कि लड़के के मन में भी थोड़ा सा डाउट आ जाता है कि यार ये सारी चीज़ हो गई है। फिर मेरी फ्रेंड लाइक ऐसी थी कि यार ये है तो सिर्फ यही है, इसके अलावा कोई और होगा ही नहीं, मैंने किसी और के बारे में सोचा ही नहीं कभी भी कुछ भी। तो जब भी मैं पूछती थी यार फिर वो माना कैसे, या फिर मतलब तुम्हारे बीच में सिचुएशन कैसे हुई, तो उसने सिर्फ यही जवाब दिया कि यार हमने ना पहले ही सोच रखा था कि जो है यही है। और उस लड़के की भी बहुत लॉयल्टी थी कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने मेरी फ्रेंड का साथ नहीं छोड़ा, बस उसमें ये प्लस पॉइंट था। उसके बाद काफ़ी बड़े बड़े झगड़े हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो लड़का कहीं मूव ऑन कर गया या फिर किसी और से उसने वो कर दिया, मतलब वो भी उसको भूल नहीं पा रहा था। इनकी 6-6 महीने में बात नहीं होती थी, फिर भी जब बात होती थी तो बस वो लड़का भी समझता था कि ये किस प्रॉब्लम में, किस सिचुएशन में। उस केस के बाद फिर तो दोनों फैमिली के बीच में बिल्कुल ही आर पार की लड़ाई होगी। इस घर से रिश्ता नहीं करेंगे हम, किसी भी सिचुएशन में इस घर से रिश्ता करने ही नहीं वाले, चाहे लड़की कुछ भी हो या लड़का कुछ भी हो, हमारा कुछ हो ही नहीं सकता। फिर जब होता है ना कि जब लड़की का कुछ ऐसा पता चल जाता है कि कहीं अफेयर है या फिर कुछ है उसका, तो फिर लड़की वाले ना बहुत जल्दी उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। मेरी जो फ्रेंड थी उसके लिए भी बहुत ज़्यादा रिश्ते आने लगे, बहुत मतलब इतने बड़ी बड़ी उम्र के आदमी टाइप के रिश्ते आने लगे कि मतलब मेरी फ्रेंड ऐसी थी 20-21 साल की, उस टाइम पे भी उसके लिए इतने बड़े बड़े उम्र दराज आदमी आने लगे रिश्ते के लिए। फिर भी उसकी फैमिली, लाइक उसकी मम्मी बोलती थी सही तो है, पैसा है, बाकी और क्या चाहिए लड़की को, बस उस तरीके से उसको ब्रेन वॉश करती थी। एंड वो पूरी तरह टूट गई थी उस टाइम, लाइक उसको समझ में नहीं आ रहा था मैं इस सिचुएशन से निकलूं कैसे, मैं क्या करूं ऐसा। जैसे कि आज के टाइम पे तो यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ गाइडेंस मिल जाती है हमें, है ना। लेकिन मैं बोलती हूँ कि जब हम छोटे थे, लाइक जब हमने 12th एंड ग्रेजुएशन भी किया, तब भी हमें इतना कुछ इस चीज़ों के बारे में पता नहीं था, क्योंकि उस टाइम पे इतना इंटरनेट नहीं था, और इतना इंटरनेट था भी तो हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं थे कि हम वो सारी चीज़ अप्रोच कर सकें। अगर वो कर भी लिया तो यूट्यूब पे इतनी वीडियो नहीं थी, कोई समझाने वाले नहीं था हमें कि कैसे हम अपने आप को गाइड करें, किस तरीके से हम इस सिचुएशन को संभालें, अपने रिलेशनशिप को कैसे हेल्दी बनाएं, और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आजकल अवेलेबल हैं। आजकल टीचिंग के लिए और 12th के बाद आप कौन सा कोर्स प्रेफर करें, कौन सी चीज़ करें, ये सारी चीज़ आजकल गाइडेंस मिल जाती है, लेकिन उस टाइम पे नहीं मिलती। तो यही कारण था कि मेरी फ्रेंड जो थी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी और उसको कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन एक बिलीव होता है ना कि लाइक जब भी वो सोती थी ना, उस टाइम उसको पता नहीं था कि व्हाट इज़ लॉ ऑफ अजम्पशन एंड ऑल, बट उसने मुझे ये बताया कि जब भी मैं सोती थी या फिर जब भी मैं कुछ कर रही होती थी ना, मैंने सिर्फ अपने एसपी के अलावा किसी का भी ज़िक्र अपने माइंड में आने नहीं दिया। मैं हमेशा यही सोचती थी कि जो मेरा एसपी है उसी से मेरी शादी हुई है। वो हमेशा ये सोचती थी शादी होगी तो इसी से होगी, वरना किसी से भी नहीं होगी, ठीक है। इतना उसका स्ट्रॉन्ग बिलीव था,
क्योंकि एक तो वो कृष्ण जी की बहुत बड़ी भक्त मैं कह सकती हूँ, बहुत ज़्यादा भक्ति करती है वो, और भगवान में वो उसका बहुत विश्वास था। तो बस उसने यही माँगा कि अगर मेरी शादी हो तो इसी से हो, वरना किसी से भी ना हो। जैसे कि ना हम लोग डिस्टर्ब बहुत रहते हैं, लोगों को ना लाइफ़ में क्लैरिटी नहीं है। मेरे जितने भी क्लाइंट हैं ना, वो सोचते हैं कि मैम हमारी शादी इससे नहीं हुई तो हम क्या किसी और से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कोई और बंदा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ और वो सोचते रहते हैं कि इसमें ये कमी है, ये इसके घर अच्छा नहीं है, या फिर ये जॉब नहीं करता, या फिर ये सारी चीज़ हैं इसकी लाइफ में, तो हम किसी और पे शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो लड़का इतना अमीर फैमिली से भी नहीं था, फिर भी इसने उसी पे फेथ रखे, उसी पे ट्रस्ट करके वो सारी चीज़ मतलब उसी में लगी रही कि वही सोचती थी कि शादी होगी तो इसी से होगी। 17-18 की एज होती है, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी होते हैं, और ये खूबसूरत तो थी, बहुत सारे ऑफ़र भी आए थे इसको, बट इसने सबको रिजेक्ट किया। तो सबसे पहले ना आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए और आपकी बर्निंग डिज़ायर क्या है। क्योंकि ना मेरे ऐसे कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं कि मैम हमने उसे 40 दिन 50 दिन उसको एज्यूम किया, मैनिफेस्ट किया, लेकिन अब हमारा मन ही नहीं करता उसको मैनिफेस्ट करने का, अब हमारा उसके बारे में एज्यूम करने का ही मन नहीं करता। तो वो आपकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है। आप ये सुन लीजिए, आपका जब तक आपको आपका माइंड क्लियर नहीं है ना उसको लेके कि लाइक इसके साथ मुझे ज़िंदगी बितानी है, वो सारी चीज़ें आप एज्यूम करते हुए इंजॉय नहीं कर रहे और वो सारी चीज़ आप फील नहीं कर रहे, तो वो शायद आपको लगे कि यार उसमें कुछ अधूरापन है, फिर आप कहीं और शिफ्ट होने का सोचोगे, कहीं और आपका मन जाएगा। तो इसमें ये चीज़ था मेरी फ्रेंड के केस में कि ये पूरी तरह क्लियर थी, और उसने हमेशा यही सोचा कि शादी हुई है तो उसके एसपी से ही हुई है, उसके अलावा उसने हस्बैंड के रूप में किसी और को देखा ही नहीं कभी। तो ये प्लस पॉइंट था उसकी लाइफ में। एंड जब उसका ये सारी चीज़ चल रही थी, कम से कम इस चीज़ को 10 साल हो गए चलते, और तो उसने पूरी तरह सरेंडर कर दिया। फिर उसने घर पे शादी की बात करना ही छोड़ दिया कि मेरी उससे शादी करवाओ, उसने ये सारी चीज़ बोलना ही छोड़ दिया। देन उसको लाइक एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी मम्मी कहीं जा रहे थे, एंड वहाँ पर उसने उसके एसपी को ही बुला लिया, और वो मंदिर था एक, और मंदिर में जाकर उनको मतलब काली माता का मंदिर था, तो उनको आशीर्वाद दिलवाया साथ में। ये बात 1 साल पुरानी है। तो वो एकदम हैरान हो गई कि यार मेरी मम्मी में इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया। एंड वो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रही, और बहुत ज़्यादा उसने और भी ज़्यादा अपनी जो अजम्पशन थी उसमें लगी रही। और फिर अभी कुछ टाइम पहले की बात है, उसकी एंगेजमेंट हो गई है, और ये भी बहुत ज़्यादा सडनली हुआ कि मतलब वो बोलती है कि मुझे इतना टाइम भी नहीं मिला, सब लोग एकदम उसकी फैमिली वाले भी और मेरी फैमिली वाले भी एकदम उन्होंने मीटिंग फ़िक्स कर ली, एंड हमारी फिर एंगेजमेंट हो गई। एंड नवंबर में वो मेरी फ्रेंड की शादी है। उसकी जो जर्नी रही है बहुत ज़्यादा मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन रही है, क्योंकि बहुत से लोग गिव अप कर देते हैं कि यार इतने सारे सर्कमटेंस हैं, अब तो केस वगैरह ये सारी चीज़ हो गई है, और अब तो फैमिली नहीं मान रही, तो कैसे होगा वो सारी चीज़। तो अभी भी थोड़ी बहुत वो है नोक-झोंक फैमिली में, थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट उसको तो मैंने बोला है कि वो सारी चीज़ तुझे सोचनी नहीं है, तू बस अपना ये ध्यान रख कि तेरी शादी उससे होगी। बाकी मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करेगा काज़ी, सिर्फ अपने आप पे ध्यान दो, और फैमिली का तो लगा ही रहता है, कुछ ना कुछ नाराज़गी तो रहती है थोड़ी बहुत। तो बस यही चीज़ है कि जब तक आपको वो सारी चीज़ आपको कंफर्म नहीं होंगी कि आपकी लाइफ में क्या चाहिए। उसने उस लड़के को बिना जॉब के, बिना उसके भी एक्सेप्ट किया है, वरना मेरी फ्रेंड बहुत अच्छी स्टडी में है, और वो अभी भी तैयारी कर रही है, और इवन उसने एक पेपर भी क्लियर कर लिया है, और वो जॉब की जॉइनिंग उसकी होने भी वाली है। फिर भी उसने उस चीज़ को वो कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ शादी तो मुझे इसी से करनी है, चाहे कैसा भी है, जॉब है नहीं है, बहुत सारी चीज़ बाद में हो जाएगी, बट फ़िलहाल तो यही है कि हमें शादी करनी है। बस होता है ना कि यार लाइफ में हमें एक बार पूरा कंफर्म हो जाता है कि किसी भी चीज़ के लिए कि हमें क्या चाहिए, व्हाट इज़ हमारी बर्निंग डिज़ायर क्या है, तो हम उसके लिए एकदम डेडिकेटेड हो जाते हैं। अब कुछ लोग सोचते हैं कि यार ये इसमें ये चीज़ है, ये थोड़ा और सुंदर होता, थोड़ा सा और लंबा होता, थोड़ा सा ये होता वो होता, तो हम अपना परफेक्ट कपल हम सोच सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता रियल लाइफ में। अगर आपको सारी चीज़, अगर आप हर चीज़ में परफेक्शन
चाहोगे तो कहीं न कहीं आपको हर चीज़ में कमी लगेगी। तो एक्सेप्ट करना चाहिए जैसा भी आपकी अगर वाइब मैच हो रही है, क्योंकि मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं कि आपकी लाइफ़ में कितने भी सुंदर लोग आ जाएँ, लेकिन जिससे जिससे आपको प्यार होता है, जिससे आपकी वाइब मैच होती है, फिर वो कनेक्शन कभी भी टूटता नहीं है। तो यही मेरे साथ भी है कि मेरा जो एसपी है वो भी मैं अगर कहूँ कि यार वो इतना लंबा हो जाए और वो सारी चीज़ हो जाए और बहुत सारी चीज़ हैं हमारे बीच में, लेकिन मेरी जो इंटेलेक्चुअल है, मेरी जो वाइब है सिर्फ़ उसी से मैच होती है। इवन हमारे 10 साल हो गए हैं हमें भी, और अभी तक मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं पाई। हमारे बीच में भी बहुत ज़्यादा सर्कमस्टेंस आए हैं, तो कभी मेरा मन करेगा तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करूँगी एसपी से रिलेटेड। बट मुझे लगता है यही चीज़ आपको मोटिवेट करती है कि मतलब मुझे लगता है कि प्यार में सब कुछ पॉसिबल लगता है, क्योंकि अगर आपको वो चीज़ फ़ील नहीं हो रही तो आप किसी के लिए मेहनत नहीं करोगे। जब तक आपको वो सारी चीज़ आपको लगता नहीं कि मैं इसके लिए इतना कर सकती हूँ, इतना कर सकता हूँ, तो फिर वो प्यार है नहीं। जब तक आपको वो सारी चीज़ ईज़ी ना लगने लगे, बड़े से बड़े सर्कमस्टेंस पे आपको ईज़ी ना लगने लगे ना, तब तक वो आपके लिए प्यार है ही नहीं, ठीक है? क्योंकि जब होता है ना तो फिर कुछ भी आपको बड़ा नहीं लगता, कुछ भी उसके सामने कोई भी सर्कमस्टेंस कुछ भी आपको बड़ा लगता ही नहीं है। क्योंकि मेरे ऐसे जितने बहुत सारे क्लाइंट आते हैं मेरे पास कि लाइक मैम हमसे नहीं हो रहा, हम गिव अप कर दें, हमसे बिल्कुल नहीं हो पा रहा, हम कितना उस पे खर्च करें टाइम, और अब तो वो मुझे छोड़ के जा चुका है, किसी और की लाइफ में सेटल हो गया है। तो व्हाट इज़ योर बर्निंग डिज़ायर? मैं तो ये चाहती हूँ, ये पूछ रही हूँ कि क्या आप उसके बिना अपनी लाइफ समझ पा रहे हो? क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे कोट्स सुने हैं, बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं कि अगर आपको अपना प्यार नहीं मिलता तो कम से कम उसको एक्सेप्ट कर लो जो आपसे प्यार करता है। बट रियलिटी में ना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सच कहूँ तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अगर आपको किसी से प्यार नहीं है ना, तो फिर आप उसके साथ रह ही नहीं सकते, चाहे भले ही दूसरा इंसान आपको कितना भी प्यार दे, ठीक है? ये एक ह्यूमन नेचर है। जब तक आपको लगता नहीं है ना किसी पे, तो आप दूसरे इंसान को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो। फिर वही चीज़ होती है जैसे आपका एसपी आपको फॉर ग्रांटेड लेता है, वो फॉर ग्रांटेड लेने लगते हो कि यार ये तो मेरे पीछे आगे पीछे ही घूमता रहता है। फिर आपको उसकी वैल्यू नहीं होती। मोस्टली केसेस में ऐसे ही होता है। बहुत रेयर केस होते हैं कि हाँ, जो आपसे प्यार करता है आपको भी उससे प्यार हो जाए। बट रियलिटी में ऐसा नहीं होता। आपको जिससे रहता है उसी से ही रहता है। फिर आप शादी के बाद सोचते हो कि यार मैंने शायद गिव अप नहीं किया होता, या फिर वो सही चीज़ होती मेरे अकॉर्डिंग तो और भी अच्छा था। लेकिन अगर आप चाहते हो ना किसी को पाना, तो फिर उसके लिए पूरा दृढ़ निश्चय कर लो कि वो मेरी लाइफ में ही आएगा। कैसा कुछ भी हो जाए, कोई भी सर्कमस्टेंस हो जाए, कुछ भी है उसमें कमियाँ या फिर कुछ भी चीज़ है, अगर मुझे वो चाहिए तो फिर वो चाहिए। फिर उसमें कोई इफ एंड बट नहीं। अगर आप इतना सोच रहे हो, सौदेबाजी नहीं होती ना प्यार में। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो दूसरी सक्सेस स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। और अभी मैं अक्टूबर मंथ का वर्कशॉप लेने वाली हूँ अपने ओल्ड क्लाइंट्स के लिए। तो न्यू क्लाइंट्स के लिए आपके लिए जो 1-1 सेशन है वो अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो आप वो ले सकते हैं। बाकी जो मेरे ओल्ड क्लाइंट हैं जिन्होंने किसी भी वर्कशॉप में मेरा पार्टिसिपेट किया है, तो वो सिर्फ 499 में नेक्स्ट वर्कशॉप ज्वाइन कर सकते हैं। और बाकी डिटेल्स के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।